अगर आपका पहला, दूसरा या तीसरा माह चल रहा है प्रेगनेंसी का, यानी रिसेंटली आपको पता चला है कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। बिकॉज़ इसमें मैं आपको बताने चाह रही हूँ द डूज़ एंड डोंट्स, यानी आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, जो कि आपकी प्रेगनेंसी को भी सेफ रखेगा और आपकी तबीयत भी खराब नहीं होगी। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। सबसे पहले तो मैं हमेशा अपने पेशेंट से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि एज़ सून एज़ यू गेट टू नो कि आपका ब्लड टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ गया है या यूरिन टेस्ट पॉजिटिव आ गया है प्रेगनेंसी का, तो पहला काम आपने ये करना है कि खुद से फॉलिक एसिड ले लें। अब जो लोग तो मेरी वीडियोस बहुत रेगुलरली देखते हैं उनको खुद ही आइडिया हो जाता है, बल्कि मुझे बहुत खुशी हुई पिछले ही दिनों मुझे एक पेशेंट ने बताया कि हम आपकी वीडियोस देखते थे, तो जैसे ही मेरा टेस्ट पॉजिटिव हुआ तो मैंने फॉलिक एसिड लेना शुरू कर दी। अब दूसरा काम आपने ये करना है कि अपनी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक करें। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि जी टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, कुछ अरसा वेट कर लें, आप फिर डॉक्टर के पास जाएं। नो, जैसे ही आपका टेस्ट पॉजिटिव आया है, आप अपनी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लीजिए, अपनी डॉक्टर को विजिट करें। उसकी क्या ज़रूरत है? उसकी ज़रूरत ये है कि अगर प्रेगनेंसी से पहले आपके कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, खुदा न खास्ता आपका बीपी ज़्यादा है या आपकी शुगर ज़्यादा है, कोई और मेडिकल डिसऑर्डर है, तो उसको टाइमली पिकअप किया जा सके। और ये कि वो मेडिकल डिसऑर्डर्स आपकी प्रेगनेंसी पे जो है वो असरअंदाज ना हो, बुरे असरात ना डालें, उनको वहीं पे निब कर दिया जाए। उनसे रिलेटेड जो आपकी प्रेगनेंसी के दौरान जो आप दवाइयाँ ले सकते हैं, उन पे आपको शिफ्ट किया जाए या उनका अर्ली डायग्नोसिस किया जाए, वो बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आपके कुछ टेस्ट कराए जाते हैं जिसमें ब्लड ग्रुप होता है, आपका हीमोग्लोबिन चेक किया जाता है, यूरिन टेस्ट है, शुगर टेस्ट है, आपके यरकान के टेस्ट हैं, ये सब टेस्ट कराए जाते हैं। अगर तो पहले आपके कुछ मिसकैरेजेस हो चुके हैं, 1, 2 या इससे ज़्यादा, तो फिर हम आपका एक टॉर्च प्रोफाइल भी करा लेते हैं, जिसमें ये इसको रूल आउट किया जाता है कि कहीं आपके मिसकैरेजेस ये टॉर्च इन्फेक्शंस की वजह से तो नहीं हुए। और साथ ही साथ हम आपको हिफ्ज़ मातकद्दुम के तौर पर लोप्रिन या डुफेस्टिन की गोली भी स्टार्ट कर देते हैं। डुफेस्टिन का रोल उस सूरत हाल में आता है कि जब आपकी प्रेगनेंसी में आपकी हार्ट बीट बच्चे की आ जाती है और उसके बाद मिसकैरेजेस हो जाते हैं, और लोप्रिन का रोल तब आता है कि जब आपके बच्चे की हार्ट बीट ही ना आए। सो ये हिस्ट्री पे डिपेंड करेगा, ये तब आपको दी जाएगी जब आप अपने डॉक्टर को विजिट करेंगे। मेरा कमेंट बॉक्स भर जाता है इन 2 सवालों से, जी हमें प्रेगनेंसी हो गई है तो क्या हम डुफेस्टल इस्तेमाल कर लें, हम लोप्रिन इस्तेमाल कर लें। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो इन्हीं दोनों चीज़ों पे की है कि आप खुद से इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना ही ये किसी और तरह से मैंडेटरी है। आपकी डॉक्टर ये डिसाइड करेगी कि आपको इन दोनों में से कौन सी दवाई देनी है या आपको दोनों हमें इकट्ठी देनी है। जैसे ही प्रेगनेंसी होती है, एक और सवाल मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि क्या हम इंटरकोर्स अवॉइड करें? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको स्पॉटिंग नहीं है, आपको कोई पेन नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो हम इंटरकोर्स को अवॉइड करने की बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करते। साथ ही साथ अगर आप हील्स पहनना चाहती हैं, तो आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हील्स बहुत आराम से पहन सकती हैं। हील से कोई भी जो है मिसकैरेज आपका नहीं होता। हाँ, थोड़ा बहुत आप केयरफुल इस तरह से हो सकते हैं कि थोड़ा ब्लॉक हील्स टाइप पहन लें। आप स्टिलेटोस या पेंसिल हील ना पहने, आप ब्लॉक हील्स पहन लें और बस अपने आप को इस चीज़ पे अवॉइड करें कि आप गिरें ना। उसके साथ आपने क्या करना है कि एक तो बेड रेस्ट अवॉइड करना है अनलेस इंडिकेटेड। सो ये भी आपको कब पता चलेगा कि आपको आया बेड रेस्ट करना है या नहीं? जब आप अपनी डॉक्टर को विजिट करेंगे, वो आपकी सिचुएशन देखेंगी, आपकी कंडीशन को अंडरस्टैंड करके आपको इस चीज़ की एडवाइस दी जाएगी। पहला अल्ट्रासाउंड जो है आइडियली वो 6 से 8 हफ्ते में किया कराया जाता है, अगर आपको पेन, स्पॉटिंग या ब्लीडिंग ना हो। अगर उससे पहले 6 हफ्ते से पहले ये सिम्पटम्स शुरू हो जाते हैं, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि जो ट्यूब में प्रेगनेंसी होती है, उसको रूल आउट करने के लिए हम 5-6 हफ्ते से पहले अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं। लेकिन अगर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, तो आइडियली मैं अपने पेशेंट का अल्ट्रासाउंड 6 हफ्ते के बाद कराती हूँ। जिसकी वजह ये है कि पहले जो अगर आप इससे पहले अल्ट्रासाउंड करा लें, तो कई दफ़ा उसमें हार्ट बीट नहीं आती, तो पेशेंट की एंजाइटी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। हार्ट बीट नहीं आती तो ऑब्वियसली आप परेशान हो जाते हैं, तो एड ऑन एक स्ट्रेस फैक्टर हो जाता है। लेकिन 6 वीक्स के बाद या 8 वीक्स तक अगर आप स्कैन करा लें, तो आप एक एम्पल टाइम दे देते हैं फीटस को ग्रो करने के लिए, और हार्ट बीट भी जो है वो बहुत अच्छी तरह से आ जाती है।
फर्स्ट 3 मंथ्स में मुझसे अक्सर ये पूछा जाता है, क्या हम अंडे खा सकते हैं? क्या हम गोश्त खा सकते हैं? जी हाँ, आप अंडे भी खा सकती हैं, आप गोश्त भी खा सकती हैं, आप हर तरह का फ्रूट खा सकती हैं, ठीक है? और स्पेशली जो कि आजकल के मौसम में आप हर किस्म का फ्रूट खा सकते हैं। सिर्फ़ जो है मैं एडवाइस करती हूँ कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फिश अवॉइड करें, मछली को अवॉइड करें, बिकॉज़ उसमें कई दफ़ा कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं कि जो कि आपको अर्ली कंट्रैक्शंस या मिसकैरेजेस कॉज़ करते हैं, लेकिन वो भी जो है 3 मंथ्स के बाद आप फिश भी खा सकते हैं। आप मोबिलाइज़्ड रहिए, आप अपनी एक्टिविटीज़ को जो है वो बहुत ज़्यादा लिमिट ना कीजिए, ताकि आपके जो है लाइफ़स्टाइल जो है वो, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ़ जो है वो हैम्पर ना हो। बिकॉज़ प्रेगनेंसी एक बीमारी नहीं है, ये एक फिज़ियोलॉजिकल कंडीशन है। आप खुद इसको जितना नॉर्मल लेकर चलेंगी, प्रेगनेंसी भी नॉर्मल की तरह से ही गुज़रेगी। अक्सर मैं पेशेंट्स को कहती हूँ कि आपको जिस चीज़ की क्रेविंग है, अगर तो वो हेल्दी, हलाल और हज़म होने के ज़ुमरे में आती है, तो आप वो ले सकती हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे कुछ लोगों को क्रेविंग है कि मैं सीमेंट खा लूँ, बजरी खा लूँ, मिट्टी खा लूँ, कच्चे चावल खा लूँ, तो दीज़ आर नॉट हेल्दी और ये हमारे इस कैटेगरी में नहीं आते। ये ना सिर्फ़ आपके लिए बल्कि आपके होने वाले बच्चे के लिए भी नुकसानदेह है। सो इन क्रेविंग्स को अवॉइड करें, बल्कि अगर आपको ये क्रेविंग्स हैं, तो इसका मतलब है आप में किसी न्यूट्रिएंट की कमी पाई जाती है। सो जब आप अपने डॉक्टर को विज़िट करेंगी, तो वो आपको बहुत अच्छी तरह से इसका डायग्नोसिस बना के आपको जो मेडिकेट करेंगे, तो इंशाल्लाह आपकी ये क्रेविंग्स भी ख़त्म हो जाएँगी। कुछ चीज़ें और हैं कि जिसमें मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि आपने बेड रेस्ट नहीं करना या अपने आप को बहुत ज़्यादा लिमिट नहीं करना, लेकिन लॉन्ग स्टैंडिंग भी नहीं करनी। बहुत देर के लिए खड़े नहीं होना, क्योंकि जो लोग बहुत देर तक खड़े रहते हैं, उनके पैरों में स्वेलिंग बहुत जल्दी आना शुरू हो जाती है। जैसे कि हम कुछ बाय टीचर जो टीचर्स होती हैं बाय प्रोफ़ेशन, या जिनकी लेक्चरशिप्स होती हैं, या जिन्होंने खड़े होके बहुत ज़्यादा अपने काम करने होते हैं, तो उनको मैं एडवाइस करती हूँ कि जब आप अपने वर्क पे हैं, तो एक छोटा स्टूल स्टेप रखें जिसमें एक पाँव को थोड़ा-सा उठा कर रखें। तो आपकी जो स्टैंडिंग पोज़ीशन होनी चाहिए वो ऐसे होनी चाहिए, और आपको अपने जो पाँव की पोज़ीशन है, यू हैव टू कीप इट चेंजिंग। कभी ऐसे रख लें या कभी ऐसे रख लें। सो एक ही पोस्चर में बहुत देर तक खड़े ना हों। गर्मियाँ हैं, जब बाहर निकलें तो एक तो बहुत ज़्यादा धूप में ना निकलें, लेकिन ज़ाहिर है अगर कुछ वर्किंग लेडीज़ हैं, तो प्लीज़ मेरी उनसे ये एडवाइस होती है, एक रिक्वेस्ट होती है कि आप ओआरएस की बॉटल बना के अपने पास रखें। अगर आपका बीपी लो रहता है, तो ओआरएस जो है एक बहुत ही मिरेकलस चीज़ है आपकी तबीयत बहाल करने में, आपके नमकियात को बहाल करने में। जैसे गर्मी है, खुदा न खास्ता हीट स्ट्रोक हो सकता है, ये सब चीज़ें निकलें तो प्लीज़ छतरी ज़रूर लेकर निकलें। लाइट कलर के कपड़े पहनें ताकि आपको बहुत ज़्यादा गर्मी ना लगे, और अगर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो फिर तो ओआरएस जो है आपने हर सूरत अपने पास रखना है, बिकॉज़ उससे आपके जो नमकियात वेस्ट होते हैं, ओआरएस जो है वो उनको रिप्लेनिश कर देता है। इसके अलावा अगर आप कुछ और कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, येस वन मोर थिंग, ट्रैवलिंग प्लीज़, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है दैट इज़ द वीकेस्ट ऑफ ऑल द 3 ट्राइमेस्टर्स। सो मेरी हमेशा ये रिक्वेस्ट होती है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लॉन्ग ट्रैवलिंग जो है उसको अवॉइड कीजिए। थैंक यू सो मच।